बस गाइस फटाफट हम सभी को लिंक भेज दे रहे हैं ताकि कोई भी इस लाइव से छूट ना पाए। फिर अपने क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करते हैं। सो आई होप आप सबको आवाज़ तो आ रही होगी मेरी। सो आई होप आप एक बार चैट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए क्या ऑडियो आप सबको आ रही है, यस और नो। जो भी लोग अभी जुड़े हुए हैं प्लीज़ एक बार कंफर्म करिए, यस और नो। ओके 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 ऑडियो आप सबको आ रही है आवाज़, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन को शुरू करते हैं। कोई ख़ास वीडियो ये ट्रेडिंग के बारे में इसलिए नहीं होगी, हम इसमें लाइव ट्रेडिंग नहीं दिखा रहे, इसमें केवल आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चंस मेरे सामने अभी हैं उसको तो मैं पिक करूँगा ही, साथ में चैट बॉक्स के अंदर आप अपना सवाल टाइप कर सकते हैं ताकि उसका भी मैं आंसर अगर दे सकता हूँ तो मैं दे पाऊँगा, ठीक है। तो पहले मैं ये पढ़ता हूँ जो भी क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन तब भी आया हुआ है, क्या कह रहे हैं पाल साहब, ऑप्शन सैली सीरीज जो चल रही है उसमें मंथ एंड में लॉस ही होगा। नहीं सर, मेरा ऑलरेडी इस स्ट्रेटजी के ज़रिए काम चल रहा है। मंथली ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ 5-10% आपका मंथली रिटर्न निकल के आ जाता है। तो इसलिए ये मानना कि आएगा ही नहीं तो वो चीज़ गलत है। 12 महीने में हर महीना अच्छा नहीं आता। हो सकता है कि 12 महीने में मेरे 2-3 महीने ख़राब चले जाएँ, पर हाँ 8-9 महीने अच्छे जाते हैं। अभी लगभग जो मैं यूट्यूब पे लाइव दिखा रहा हूँ कि हाँ भाई क्या प्रॉफिट क्या लॉस रहता है, तो लगभग 8-9 दिन हुए हैं। उस 8-9 दिन के अंदर 4-5 दिन लॉस हुआ है और 4-5 दिन प्रॉफिट हुआ है। अभी लगभग 20 दिन बाकी हैं, तो आप खुद देखिएगा कि उसके अंदर क्या परिणाम आता है मंथ के एंड में। यही तो चीज़ प्रैक्टिकल करने वाली है। हो सकता है कि जो आपको चीज़ पता हो वो मुझे ना पता हो, और जो मुझे पता है वो आपको ना पता हो। तो इसलिए सब चीज़ देखते हैं एक बार। मैं आपको इसलिए यूट्यूब पर दिखाने के लिए लाइव आया हुआ हूँ। ओके, सो शर्मा जी ने एक सवाल था वो डाला था मैंने, कम से कम शायद लिंक्डइन में डाला था इन्होंने। तो लिंक्डइन में इनका ये सवाल ये था कि सर मेरा एसएल हर बार हिट हो जाता है ब्रेकआउट के बाद भी, तो क्या करें, क्या गलत हो रहा है। तो बात ये होती है, जब हम ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं तो उस समय हम डबल कन्फर्मेशन नहीं रखते हैं। इस सवाल का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ, पर फिर भी आपका मैंने पिक किया तो मैं बता रहा हूँ आपको। जब हम ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर डबल कन्फर्मेशन हमारे पास नहीं होती है, जिसकी वजह से ब्रेकआउट होते होते भी मार्केट हमको ट्रैप कर देता है और मार्केट नीचे आ जाती है। जैसे कि कल भी हुआ, कल एक अच्छा खासा पुट का ट्रैप डाला गया, यानी कि मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ा। सबको ये फील हुआ कि मार्केट तो नीचे आने वाली है, पर मार्केट ने रिवर्स करते हुए सबको मतलब भौचक्का कर दिया। तो कल जिन्होंने पुट का ट्रेड किया होगा उनको प्रॉफिट नहीं तो हुआ ही नहीं, लॉस हुआ होगा।
तो ये सब चीज़ तब क्यों होती हैं जब आपके पास डबल कन्फर्मेशंस नहीं होती। तो आपके पास हमेशा किसी भी स्ट्रेटजी के लिए दो ऐसी ट्रिक होनी चाहिए कि आप कंफर्म हो पाए कि हाँ मेरा ट्रेड अच्छा है। अब अच्छा नहीं होता कभी कभी तो आपका स्टॉप लॉस आपके पास रेडी रहना चाहिए। तो हो सकता है कि सर आपका एक मजबूत कंफर्मेशन ना हो तो इसलिए ये सब काम हो पा रहा हो। ओके, सेकंड क्वेश्चन, ऑप्शन बाइंग क्या अब भी प्रॉफिटेबल है या सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए? आपके फंड के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। अगर आपका फंड लगभग 5-6 लाख के आसपास है, अगर उसको, और आप नए हैं, एक्सपीरियंस के ऊपर भी बात होती है, अगर आप नए हैं और 5-6 लाख रुपए आपके पास हैं तो आपको ऑप्शन सेलिंग ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग तो सबसे एक एंड प्रोसेस है। सबसे पहले जब भी एक ट्रेडर आता है उसको हमेशा इक्विटी स्टॉक मार्केट में काम करना चाहिए, यानी कि स्टॉक्स में काम करना चाहिए। फिर उसके बाद ऑप्शन सेलिंग, पर ऑप्शन सेलिंग में जब फंड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और किसी के पास फंड इतना होता नहीं है तो आपको स्टॉक्स के अंदर ही कम से कम भी 3 महीने तक काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रैक्टिस हो पाएगी कि कैसे बाय करें, कैसे सेल करें और कैसे अपनी लाइव ट्रेड के अंदर पेशेंस दिखाएं। तो इसलिए हमें स्टॉक के अंदर ही 3 महीने प्रैक्टिस करनी है। फंड इतना है कि आप ऑप्शन सेलिंग कर पाओ तो बेस्ट है, वरना आप फिर ऑप्शन बाइंग ही में ही आइए। वहाँ पर अगर आपके पास फ़ंड है 50,000 रुपये का तो वहाँ पर आप फ़ंड इस्तेमाल करिए केवल 15,000 रुपये का। आपको फ़ंड कम इस्तेमाल करना होता ताकि अगर आपकी स्ट्रैटेजी गलत साबित भी हो सकता है कि आपने गलत प्रैक्टिस करी हो, आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो अच्छी ना हो, तो आपका जो लॉस होगा वो लिमिटेड होगा, ना कि पूरा का पूरा। तो ये बात है। ऑप्शन बाइंग बहुत अच्छी होती है। मैं यूट्यूब पे तो ऑप्शन सेलिंग दिखाता हूँ, साथ में ऑप्शन बाइंग भी दिखाता हूँ। मैं दोनों ही तरफ अपना पैसा इन्वेस्ट किया हूँ ताकि पैसा डाइवर्सिफाई रहे और दोनों से ही बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट थोड़ा कम आता है, फंड भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और रिटर्न्स भी कम आते हैं। ऑप्शन बाइंग में कम पैसा लगता है और ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो, जो भी व्यूअर्स हैं, तो आप मुझसे चैट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन है कि क्या इससे पहले मैंने ये ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी अपना रखी है कि नहीं? सर मैं तो हर महीने इसको करता हूँ। अब मैं यूट्यूब पे सब चीज़ नहीं दिखा सकता, पर हाँ मैं यूट्यूब पे फिर से एक्टिव इसलिए ही हुआ हूँ क्योंकि लगातार हम अपनी ट्रेडिंग के अंदर बिजी थे, जिस वजह से हम लाइव स्ट्रीमिंग या फिर कोई भी लाइव वीडियो नहीं दिखा पा रहे थे। पर अब मैंने जब ठान लिया है तो मैं इसलिए सब चीज़ दिखा रहा हूँ। मैं इस फील्ड के अंदर 5 साल से हूँ। शुरुआत में मैंने स्टॉक्स के अंदर काम किया, फिर ऑप्शन सेलिंग की, अपने शुरुआती टाइम की बात बता रहा हूँ, परंतु उस समय काफ़ी फंड ज़्यादा मांगने लग गया तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग को छोड़ा, ऑप्शन बाइंग पे आ गया। पर अब जब फंड अच्छा खासा हो चुका है तो पिछले 2 साल से मैं फिर से ऑप्शन सेलिंग में एक्टिव हुआ हूँ और अब ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ। ऑप्शन बाइंग, म्यूचुअल फंड्स, SIP, ये सब पे मेरा पैसा डाइवर्सिफाई रहता है। तो ऑप्शन सेलिंग में और ऑप्शन बाइंग दोनों में ही कामयाबी है, मैं देख रहा हूँ और मैं करता भी हूँ। तो धीरे धीरे आपको सब यूट्यूब पे दिखाता चलूँगा ताकि आपको विश्वास होता चला जाए कि हाँ इन सब से भी प्रॉफिट होता है। ओके, क्या कोई नो लॉस स्ट्रेटजी होती है? नहीं सर, कोई भी नो लॉस स्ट्रेटजी नहीं होती। यूट्यूब पे शायद आपने देखा होगा, ये बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई नो लॉस स्ट्रेटजी या फिर 100% प्रॉफिट या फिर 90% एक्यूरेसी प्रॉफिट। सर सब झूठ है। अपना पैसा, अपना कोर्स बेचने के लिए ये सब बोला जाता है और वो भी ज़बरदस्ती। ऐसा एट्रैक्टिव आपके लिए थंबनेल तैयार किया जाता है यूट्यूब पे ताकि उस पर क्लिक करते ही आप उनके तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। और पता नहीं भारत की जनता कैसी है, जो जेन्युइन पर्सन होते हैं, जो सही बेच रहे होते हैं, उनके पास कोई नहीं जाता। ज़्यादा भी होगा तो 100 में से 2 या 3। पर जो फ्रॉड या स्कैमर्स होते हैं, या फिर स्कैमर्स तो खैर चलो मैं ज़्यादा बोल गया, जो ऐसे होते हैं जो ट्रस्टेबल नहीं होते, उनके पास लोग जाते हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में सब ट्रेडर झूठे हैं। तो ये समझदारी वाली बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। कोई भी नो लॉस स्ट्रेटजी नहीं होती। अगर कोई आपसे केवल प्रॉफिट की बात कर रहा है तो वो एकदम झूठा है।
आपको लॉस की बात भी करनी पड़ेगी और प्रॉफिट की भी। हर चीज़ के दो पहलू होते ही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉस ही कंट्रोल, एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ फिर से कमेंट्स में से। क्या लॉस ही कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, यहाँ से वापस आ जाएगा लेकिन और नीचे ही चला जाता है, लास्ट में हैवी लॉस हो जाता है। मैं समझ पा रहा हूँ सर। जब हमारे पास कोई हाथ पकड़ने के लिए नहीं होता, अभी आप खुद ट्रेडिंग करते हैं, हो सकता है कि एक दो दोस्त आपके साथ इंटरेस्टेड हों और वो भी होते नहीं हैं जनरली, तो आप अकेले हैं, इस वक्त बात यह है। और जब अकेले होते हैं, जब जो भी आप कुछ चीज़ कर रहे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो आप स्ट्रेटजी अभी इस्तेमाल कर रहे हो, जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हो वो बहुत गलत है, पर आपको नहीं पता है कि आप इस सब चीज़ को मैनेज कैसे करें। अब हो सकता है कि गलत स्ट्रेटजी अभी इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको बताए कौन। तो आप एक बार, जो भी लोग हैं, लगता है आपको कि किसी को भी कि जो स्ट्रेटजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, एक बार हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी टीम या मैं आपको गाइड करेंगे, ताकि आप थोड़ा सा समझ पाएँ कि आप अभी किस रास्ते पे हैं। अगर आप चल रहे हैं बेकार रास्ते पे, गलत रास्ते पे, तो भैया आप बहुत नुकसान करने वाले हैं। तो इसलिए रास्ता कैसा है आपका, वो तो मैं आपको बता सकता हूँ, उसमें कोई भी पैसा नहीं रखता, पैसा आपको खुद लगाना है अपने ऊपर, ठीक। तो चिंता ना करिए, आप अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करिए एक बार, तो आप ये इम्प्रूवमेंट 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर ला पाएंगे। ओके, जब तक मैं ये स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, एवरी टाइम आई बाय डिप मार्केट डिप्स मोर, एनी टिप्स टू कैच रियल रिवर्सल। ये आपके स्टॉक सिलेक्शन की बात के ऊपर है। अगर आपने कोई पैनी स्टॉक या फिर 100-150 रुपये का स्टॉक को वॉच कर रहे हैं, अगर स्टॉक की बात ना करूं, अगर आप ऑप्शंस को कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि नीचे आएगा तो मैं बाय करूंगा, ऑप्शंस के अंदर ये खेल कभी मत करिएगा। जितना वो नीचे जाएगा उतना आपका नुकसान होगा। और ऐसे ही कुछ लोग क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, मार्केट मान लीजिए 100 रुपये वाला ऑप्शन 125 पे आ गया और 125 रुपये से फिर वो 150 पे आ गया। लोग सोचते हैं हाई पे बाय करते चलते हैं। मैंने एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, पर वो ऐसे ही करते हैं। लगभग 125 पे अगर ऑप्शन का रेट आ गया तो 135 पे एक लॉट बाय किया, फिर 10 रुपये पे और बाय किया, 10-10 रुपये के अंतराल पे वो बाय करते चले जाते हैं। उससे क्या होता पता नहीं, उनका वो लॉस वाली साइड तो दिखाते हैं नहीं, पर प्रॉफिट दिखाते हैं। मेरे पास कई ट्रेडर्स ऐसे आए हैं कि बताते हैं कि सर उन्होंने तो मेरा लॉस करवा दिया। उनकी वीडियो से सीख के मैं सोचा कि 145 पे लूँगा, फिर 150 पे, फिर 160 पे, पर जब मार्केट 10-20 पॉइंट वापस नीचे आता है ना, तब आपका सारा बंटा धड़ जाता है, कैपिटल एकदम खाली। ट्रेडर्स अपनी स्ट्रेटजी बताते हैं, प्रॉफिट दिखाते हैं, पर ये नहीं बताते कि एक्चुअल में कैपिटल कितना है और कितना इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आप, जिनका ये क्वेश्चन है राहुल जी का, अगर आपका जो ये स्ट्रेटजी है स्टॉक्स के अंदर है, तो स्टॉक 150 रुपये के आसपास का नहीं होना चाहिए। एक अच्छा ब्लू चिप स्टॉक होना चाहिए, जैसे कि निफ्टी, या फिर स्मॉल कैप का भी चलेगा, पर हाँ उसकी कोई कैटेगरी अच्छी होनी चाहिए, वो किसी कैटेगरी में आना चाहिए। बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं उसका कुछ अता पता ही नहीं है, उसका कोई बेसिक्स ही नहीं है। एक बार आप उसकी बैलेंस शीट चेक किया करें कि स्टॉक के अंदर जो मैं देख रहा हूँ उसके ऊपर लोगों ने इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है, लोगों का कितना ट्रस्ट है उसके ऊपर। मेरी खुद की वीडियो आई हुई है कि हाउ टू चेक द स्टॉक फंडामेंटल्स, तो उसको जाके भी आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि अगर आप बाय डिप में कर रहे हैं तो स्टॉक अच्छा होना चाहिए, उसकी बैलेंस शीट अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा, अगर आप ऑप्शंस के अंदर कर रहे हैं तो ऑप्शंस के अंदर कभी भी आपको ये ट्रिक नहीं अपनानी, वहाँ पे लॉस ही लॉस होगा हमेशा आपका। केवल स्ट्रेटजी के अनुसार ऑप्शंस के अंदर बाय या सेल करें। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक बार, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सर मैंने खुद का कैलकुलेशन किया है जिसमें मार्केट कहीं भी जाए
पर लॉस नहीं होगा। ओके, तो एक बार आप डिस्कस करिएगा, हो सकता है कि ऐसी कोई चीज़ हो जो कि हम आपसे सीख पाएँ, और हो सकता है कि उसमें कोई कमी खामी हो तो हम आपको बता पाएँ। तो व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करिए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो आपके अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। हाउ टू चूज़ राइट स्ट्राइक प्राइस इन बैंक निफ्टी फॉर इंट्राडे। ओके, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो अभी ये 50,000 के प्लस चल रहा है। अभी कुछ साल पहले ये जहाँ पर अभी निफ्टी है वहाँ पे हुआ करता था, यानी कि निफ्टी अभी 25,000 पे चल रहा है, तो बैंक निफ्टी पहले उस समय हुआ करता था। तो उस समय की बात कर रहा हूँ। निफ्टी के अंदर बात की जाए तो जो अभी एट द मनी प्राइस होता है वो सबसे बेस्ट होता है। और अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी ही है या ऑप्शन सेलिंग कुछ भी करनी है, चलो, तो आप हमेशा या तो एट द मनी का या फिर एट द मनी से एक स्टेप छोटा, यानी कि OTM का एक स्ट्राइक प्राइस परचेस या सेल कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट होता है। अब बात की जाए बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में जो एट द मनी का प्राइस है, अब क्योंकि उसमें मंथली एक्सपायरी ऐड हो चुकी है, उसमें वीकली एक्सपायरी नहीं होती। वीकली एक्सपायरी होती तो उसके रेट सस्ते होते, लेकिन उसमें खाली मंथली काम होता है, तो इसलिए उसके रेट हमेशा हाई फाई रहते हैं। जैसे कि आज 26 जुलाई है, तो 26 जुलाई तो मंथ का एंड होने वाला है, तो इसलिए उसके रेट सस्ते होंगे। लेकिन जब आप महीने के शुरुआत में देखेंगे तो उसके रेट हमेशा आपको मिलेंगे हाई फाई, यानी कि 1,000 रुपये, 800 रुपये, 1,200 रुपये ऐसे। तो उसके अंदर अगर आप महीने के शुरुआत में हैं, 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में हैं, तो आप लगभग 500-600 डाउन OTM परचेज कर सकते हैं। अगर इससे भी दूर जाएंगे तो ना, जब बेनिफिट ऊपर नीचे कुछ भी मूवमेंट करेगा तो उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा आपको। तो 500-600 OTM आप ले सकते हैं डाउन। बाकी निफ्टी के अंदर एट द मनी अच्छा रहता है। चैट बॉक्स में जिनका भी कमेंट है उन सबके तो आंसर कर दिए गए हैं। बाकी किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप यहाँ पूछ सकते हैं। सर, ट्रेडिंग करते वक्त फियर कंट्रोल कैसे करें? SL लगाने से डर लगता है। आपको सर अपनी स्ट्रेटजी पे, ओ सॉरी मैम, आपको अपनी स्ट्रेटजी जो है उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। हो सकता है कि आपने यूट्यूब पे से कोई ट्रेड देख लिया हो और उसकी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हों, या हो सकता है कि आपने खुद कोई कोर्स लेके सीखी हो पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। पहले पेपर ट्रेडिंग करिए। कुछ लोग कहते हैं कि पेपर ट्रेडिंग में इमोशंस नहीं होते, तो आपको इमोशंस चाहिए भी नहीं। आप ट्रेडिंग ऐसी ही आपको आनी चाहिए कि उसमें इमोशंस आए ही ना, इसलिए पेपर ट्रेडिंग करिए। आपका जो भी फंड है उसके अनुसार ही आप लॉट परचेज करिए पेपर ट्रेडिंग में। उसके अंदर SL लगाइए, उसके अंदर टारगेट लगाइए। ये एक मात्र सॉल्यूशन है कि आप रियल पैसा से जो लॉस होने वाला है उसको बचाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे और अपनी स्ट्रेटजी पे विश्वास कर पाएंगे। आपको अपनी स्ट्रेटजी पे विश्वास हो गया तो आप बेस्ट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं हर बार गलत टाइम पे एंट्री ले लेता हूँ, एनी ट्रिक फॉर टाइमिंग द ट्रेड? ऑप्शंस के अंदर तो मैं सबसे यही कहता हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह 9:15 बजे से लेकर 9:35 तक, ये टाइम लोग ऐसा मानते हैं कि इसके अंदर ही मोमेंट आती है, इसके अलावा कभी आती ही नहीं। जबकि ये जो 20 मिनट होते हैं ऐसे होते हैं जिसमें लोग अपनी पिछले दिन की ट्रेडिंग को निकालते हैं, पोजीशंस को निकालते हैं। एक बार मैं कैमरा ऑन भी कर लेता हूँ अपने लिए। ओके, तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि जब लोग ट्रेड करते हैं ना तो सोचते हैं कि 20 मिनट के अंदर ही सब कुछ बाय परचेस कर लें, पर वो ठीक बात नहीं है। 20 मिनट के अंदर इतनी फ्लक्चुएशंस आती हैं जिससे कि लोग अपना स्टॉप लॉस बड़ी जल्दी हिट कर लेते हैं। अब जैसे कि उन्होंने बताया कि हर इनकी एंट्री गलत टाइमिंग पे हो रही है, तो वो टाइमिंग अगर सुबह के 20-30 मिनट शुरुआत के हैं तो वो बहुत गलत है। तो आपको हमेशा सुबह के 9:45 के बाद ट्रेड करनी चाहिए, और ऐसे ही जब मार्केट बंद होने वाला हो तो 2:30 बजे के बाद आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। उसके बीच में आप ट्रेड कभी भी करिए अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम होता है बट प्राइस वापस आ जाता है, वाई फेक आउट्स। ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम होता है, अच्छा मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जब ब्रेकआउट होता है तब वॉल्यूम चेक करते हैं तो तब तो वॉल्यूम होता है पर एकदम से डाउनफॉल आ जाता है। ये सब यूट्यूबर्स के खेल हैं। सभी यूट्यूब पे जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, वॉल्यूम की स्ट्रेटजी आपको शेयर किए हुए होंगे जिसमें वो दिखाते हैं कि देखो ब्रेकआउट हुआ है, अगर वॉल्यूम कम हुआ तो ट्रेड मत करना, और अच्छा हुआ वॉल्यूम तो भैया ट्रेड कर लेना। तो ये सब झांसे वाली बात है, ये बात सबको पता है, इतने समझदार सब हो चुके हैं आजकल। वो ये सब चीज़ देखते हैं कि भाई जो हमसे ऊपर जो अमीर लोग बैठे हुए हैं वो ये भी चीज़ देख रहे हैं, वो जानबूझ के आपको क्या करते हैं, आप सब सोचेंगे भाई मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, ब्रेकआउट हुआ वॉल्यूम दिखाते हैं ज़्यादा, लोग सोचते हैं कि ब्रेकआउट हो गया और अब हम परचेज कर लेते हैं, कोई डबल कन्फर्मेशन नहीं लगाते, और उसके बाद मार्केट एकदम से सारा वॉल्यूम वो गिरा देते हैं और नीचे आ जाता है मार्केट। तो जब मार्केट नीचे आ रही है ब्रेकआउट्स के बाद तो मतलब वॉल्यूम फिर कम क्यों दिखा रहा है, बात यह आती है। तो मार्केट डाउन जाती है, वॉल्यूम इंडिकेटर एकदम गलत है, वो आपके काम का है ही नहीं। जो चीज़ सबको विजिबल है मार्केट के अंदर तो उसको देख कर तो कोई भी प्रॉफिट कर लेगा, तो आप इतना क्यों चिंतित हो रहे हैं कि भाई इसको हम देखेंगे करेंगे, तो उसको आप देखिए ही मत। इसकी चिंता आप अपनी स्ट्रेटजी पे लगाइए, चिंतन करिए स्ट्रेटजी के ऊपर कि मेरी स्ट्रेटजी में जो मैं कंफर्मेशन हम दे रहे हैं उसको 2-3 गुना अच्छा कैसे करें। तो वॉल्यूम की स्ट्रेटजी एकदम मुझे जो लगता है ख़राब है, बाकी आपने खुद भी एनालिस किया होगा तो आप उस पर एक बार काम कर सकते हैं, और डिस्कस करना चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी आपका कोई क्वेश्चन हो, जो भी व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। बाकी मैं ये लास्ट क्वेश्चन अब पढ़ रहा हूँ, उसके बाद हम ये लाइव स्ट्रीम क्लोज कर देंगे। ओके सर, प्लीज़ सजेस्ट सम बेस्ट इंडिकेटर फॉर इंट्राडे इन ट्रेडिंग। सभी इंडिकेटर्स, मैं आपको एक एडवाइस करना चाहूँगा कि सभी इंडिकेटर्स थोड़े से लैगिंग होते हैं। लैगिंग बोले तो वो बाद में आपको इंडिकेट करते हैं कि मार्केट क्या करने वाला है, जैसे कि आरएसआई और आपका स्टॉक के कुछ ऐसी आरएसआई होता है, उसका नाम भी मेरे को पक्का ध्यान से नहीं आ रहा पर मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता। तो आरएसआई होता है, एक अपना एक एमएससीडी भी होता है। तो ये सब लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। अब बात की जाए बेस्ट इंडिकेटर की तो मुझे लगता है वो ईएमए है। ईएमए आपका बेस्ट इंडिकेटर होता है। वो आपको दिखा देता है एक बार, मतलब इन इंडिकेटर्स की कंपैरिजन में वो अच्छा रहता है, वो सपोर्ट रजिस्टर का काम भी करता है। हमने यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट की भी है ऑलरेडी कि 50 ईएमए और 200 ईएमए। ईएमए के अंदर भी कुछ आपको इनपुट डालने पड़ते हैं कि ईएमए की जो लेंथ है वो क्या रहनी चाहिए। ईएमए का सिंपल मतलब ये रहता है कि जो पिछले 5 कैंडल्स हैं, आप मान लीजिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के बैठे हुए हैं, तो अगर आप 5 ईएमए इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 ईएमए का मतलब ये हुआ कि पिछली 5 कैंडल्स का एक एवरेज, वो भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाता मैं, पर हाँ वो एवरेज निकालता है उसका 5 कैंडल्स का। अगर उसको आप 50 पे सेट करते हैं तो प्रीवियस 50 कैंडल का वो आपको एवरेज निकाल के प्राइस देता है, जो कि सपोर्ट रजिस्टर्स पे काम आता है। अब आप सोचेंगे कि हम तो ज़्यादा भरेंगे तो ज़्यादा एनालिसिस करके देगा, वो तो फिर आपका डिले हो जाएगा। तो सबसे जो बेस्ट इनपुट्स हैं ईएमए के अंदर वो 50 हैं और 200 हैं। इसको आप 5 मिनट का चार्ट पे इस्तेमाल करेंगे तो इंटरडे के लिए काम आएगा। अगर उसको आप 1 डे के कैंडलस्टिक चार्ट पे इस्तेमाल करेंगे टाइम फ्रेम पे, तो वो आपके स्विंग ट्रेडिंग में काम आएगा या फिर लंबे सेंटीमेंट्स के लिए काम आएगा। तो ये कमाल होता है ईएमए का। तो मेरी नज़रों में ईएमए बेस्ट है। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। ओके, नो क्वेश्चंस। तो हम अपने इस लाइव स्ट्रीम को यहीं पे क्लोज करते हैं एक बार। आशा करता हूँ कि आप सबको इसमें बहुत मज़ा आया होगा और आगे ऐसे ही लाइव स्ट्रीम हम समय समय पर करते रहेंगे।
अगर कोई क्वेश्चन बाद में ध्यान आए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप पे भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।